नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। यूपी में अब अपराधी, बदमाश और मनचलों की खैर नहीं। यूपी में अब बहन बेटियों पर टेढ़ी नजर रखने वालों का मुकम्मल इलाज किया जाएगा। सीएम योगी ने मनचले और बदमाशों को ऐसी वार्निंग दी है जिसे सुनकर मनचले कांप उठे हैं। अब वो बहन बेटियों को छेड़ने से पहले 100 बार सोचेंगे और अगर फिर भी छेड़खानी से बाज नहीं आएंगे तो फिर बाबा की एनकाउंटर पुलिस उनका इलाज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। यूपी में हैं तो आप सुरक्षित हैं। यूपी में हैं तो मनचले आपके आसपास भटकेंगे भी नहीं, क्योंकि यूपी में योगी बाबा की सरकार है। अब यूपी में अपराधी किसी बहन बेटी पर टेढ़ी नजर नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें एनकाउंटर होने का डर सताता है। यूपी में अब किसी की मजाल नहीं जो सड़क चलते किसी भी बहन बेटी को छेड़ दे, और अगर कोई मनचला और बदमाश बहन बेटियों पर टेढ़ी नजर रखता भी है तो फिर बुलेट पर चलता नहीं है बल्कि बुलेट खाता है। और यूपी के कानपुर में प्रबुद्धजन सम्मेलन में सीएम योगी ने एक बार फिर से बदमाशों को चेतावनी दे दी है। यूपी में बहन बेटियों को छेड़ोगे तो ठोक दिए जाओगे, ढेर कर दिए जाओगे। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। 2017 में जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ सीएम बने, तब सीएम योगी ने माफिया और अपराधियों को यूपी छोड़ देने की चेतावनी दी थी। सीएम योगी ने साफ कहा था कि माफिया अपराधी यूपी छोड़ दें, नहीं तो एनकाउंटर में ढेर कर दिए जाएंगे। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। छेड़खानी से निपटने के लिए सीएम योगी ने एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया है, और ये एनकाउंटर का ही डर है कि 2017 से 2022 आते आते महिला, बच्चे और लड़कियों के खिलाफ अपराध में भारी कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के मुकाबले 2021 में महिलाओं और बच्चों दोनों के खिलाफ अपराध में 6.2% और 11.11% की कमी आई है। और सीएम योगी ने एक बार फिर से मनचलों और अपराधियों को चेता दिया है। जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री मोदी केंद्र के 32 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं, जिसकी मांग कर्मचारी सालों से कर रहे हैं। मोदी सरकार उसका ऐलान कर सकती है। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर विरोधियों को चौंका सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना को कैसे बहाल किया जाए, इसको लेकर के गुपचुप बैठक भी हो चुकी है। पुरानी पेंशन योजना पर अब सियासत थमने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी तैयारी में है। केंद्र सरकार 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को मोदी सरकार 2023 में बहाल कर सकती है।
दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में नई पेंशन योजना यानी एनपीएस को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने के लिए केंद्र सरकार विकल्प तलाश रही है और वित्त मंत्रालय में इसे लेकर गुपचुप बैठक भी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का मूड बना चुके हैं और पीएमओ के आदेश के बाद ही वित्त मंत्रालय में ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना को लेकर हलचल तेज हो गई है। पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था और उसकी जगह नई पेंशन योजना को लागू कर दिया गया था। पुरानी पेंशन योजना में आखिरी वेतन का 50% पेंशन होती थी। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती। एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती होती है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। मोदी सरकार के इस दांव से राज्य सरकारों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों का भी फंसना तय है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करती है तो इसका सीधा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जिसके बाद राज्य सरकारों पर भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का दबाव बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। धर्म विशेष के लोगों को 3 शादियों के अधिकार से शुरू हुई बहस अब यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून तक पहुंच गई है। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की मांग तेज हो गई है, तो उधर राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया, जिसके बाद सदन में संग्राम छिड़ गया। जनसंख्या नियंत्रण पर चीन वाला फॉर्मूला। एक देश एक संविधान, संसद में सिविल कोड पर बवाल। बेतहाशा देश की बढ़ती आबादी पर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई। राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया है। इसके बाद से ही सियासी गलियारे में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग तेज हो गई है और अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश में बढ़ती जनसंख्या के लिए चीन वाला फॉर्मूला लागू करने की मांग की है। आज हमारे पास आबादी 18% से ऊपर हो गया, जमीन 2.5% है, पानी 4% से कम है और चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा करते हैं। हम 1 मिनट में 32-33 बच्चा पैदा करते हैं। तो हमें उनके बराबर अगर जाना है तो हमें भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। ऐसा कानून जो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर दें, सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दें। गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की वकालत की है। उधर गिरिराज सिंह के बयान का विरोध भी शुरू हो गया है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने नया विवाद छेड़ दिया। मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश में है तो मौलाना उन्हें शादी का सामान बता रहे हैं, 2-3 शादियों को अपना अधिकार बता रहे हैं। देखिए, 3-4 शादियां करना ये हमारा धार्मिक अधिकार है। जिन लोगों को संविधान का ज्ञान नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको नहीं पता कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कितनी मेहनत और खून पसीने से एक संविधान बनाया, उस संविधान ने मुझे इजाज़त दी है। तो हेमंत विश्व शर्मा कौन होते हैं इसको नकारने वाले, इसको मना करने वाले? आपके बस की नहीं है 4 शादी तो मत कीजिए। ये कहना कि साहब नहीं होना चाहिए कानून, आप 4 शादी नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा कि कोई भी नहीं कर पाएगा। हमारा तो ये धार्मिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है जिसको आप नहीं छीन सकते। सुना आपने, मौलाना इसे धार्मिक के साथ ही संवैधानिक अधिकार बता रहे हैं। लेकिन देश में धर्म विशेष के लोगों के लिए 2-3 शादियां करने पर नई बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम महिलाओं का अपना कोई अधिकार नहीं है? असम के सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा ने एक बार फिर से 2-3 शादियां करने पर तीखा प्रहार किया। कुजन पुरुषे 3-4 महिला बिया करवार अधिकार स्वाधीन भारतत থাকিব নোৱাৰে আৰু এনে ব্যৱস্থাৰ আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। কাৰণ মুছলমান সমাজৰ মহিলাকো
ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগিব। जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ ही अब देश में समान नागरिक संहिता कानून को भी लागू करने की मांग उठ गई है। केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर विचार कर रही है, तो आज राज्यसभा में राजस्थान से आए सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्राइवेट बिल पेश किया, जिसके बाद राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया। विरोधी दल के सांसदों ने प्राइवेट बिल का जमकर विरोध किया। बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी समस्या है और मोदी सरकार एक देश एक संविधान एक निशान के साथ एक समान कानून के फॉर्मूले पर चलती है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कई बार ये ऐलान कर चुके हैं कि केंद्र सरकार पूरे देश में समान नागरिक संहिता कानून पर गंभीरता से विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24 पहले पहुंचाएगा। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा की हत्या को अंजाम देने वाला आफताब लगातार पुलिस को चकमा दे रहा है। श्रद्धा की हत्या के बाद अपने फ्लैट में उसने जानबूझकर चाकू रखा ताकि पुलिस के हाथ असली सबूत ना लग सके। उधर श्रद्धा के पिता ने आफताब को फांसी देने की मांग की। इतना ही नहीं, फिर कोई श्रद्धा किसी आफताब के चंगुल में ना फंसे, इसके लिए शादी की उम्र को बढ़ाने की मांग भी श्रद्धा के पिता ने की। आफताब अपने साजिश के जाल में फंसता जा रहा है। पहले आफताब ने श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी को उलझाने की कोशिश की, अपने बयानों से जांच को भटकाने की कोशिश की, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट ने आफताब के झूठ की पोल खोल दी। सनकी आफताब को आज एक बार फिर साकेत कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आफताब को जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। उधर श्रद्धा को न्याय दिलाने के लिए नरपिशाच आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने लड़ाई शुरू कर दी है। इंसाफ के लिए श्रद्धा के पिता आज मुंबई में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले। इस दौरान बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी मौजूद रहे। श्रद्धा के पिता ने आफताब को फांसी देने की मांग की, साथ ही श्रद्धा की हत्या में आफताब के माता पिता की भूमिका की भी जांच की मांग की। इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। नाला सोपारा पुलिस, तुड़ीन पुलिस थाने, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की, उस वजह से मुझे जो तकलीफ हुई उसका मुझे अफसोस लग रहा है। उस वजह से मेरी बेटी शायद आज जिंदा होती थी। श्रद्धा के पिता अपनी बेटी का गुनाह पूछ रहे हैं, 35 टुकड़ों का हिसाब मांग रहे हैं। विकास वालकर अब चीख चीख कर बोल रहे हैं कि अपनी बेटियों को दरिंदे आफताबों से बचाना, ताकि फिर कोई बेटी श्रद्धा की तरह मारी न जा सके, फिर किसी बेटी के 35 टुकड़े न हों। और बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए विकास वालकर ने